वे तो ये घटना 90 के दशक की है। माधवी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। माधवी हाई स्कूल में थी। उसके घर से उसका स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। उसके पिताजी ने उसे कुछ दिनों पहले ही नई साइकिल लाकर दी थी। माधवी अपने दोस्त अंजू के साथ खेतों से होते हुए स्कूल चली जाती थी। उन्हीं खेतों में एक बहुत पुराना घर बना हुआ था। माधवी को सदैव घर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती, जो उन दोनों को आते और जाते हुए देखती रहती। एक दिन माधवी अपने दोस्त अंजू से बोली, जब भी हम दोनों इस घर के समीप से गुजरते हैं, तू अपनी साइकिल की गति तेज क्यों कर देती है? बातें मत कर माधवी, जल्दी जल्दी साइकिल चला। वही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिर तुम इस घर से इतना डरती क्यों हो? अरे सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा गांव इस घर से बहुत घबराता है। क्या तुमने घर के बाहर बनी हुई सीढ़ियों पर बैठी हुई उस औरत को नहीं देखा, जो हम दोनों को आता और जाता देखती रहती है? मुझे तो उस औरत पर बड़ी दया आती है। तुम तो बेवजह ही इतना डरती हो। मेरे माता पिता ने मुझे मना किया हुआ है इस घर के पास रुकने के लिए, और जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे डांट दिया और कहा कि भूले से भी उस घर के पास मत रुक जाना। वो कहते हैं कि घर में जो औरत रहती है ना, गलती से भी कभी उससे बात मत करना। लेकिन ऐसा क्यों? बोला ना मैंने, जब भी मैं इस बारे में पूछती हूँ तो वो लोग मुझे डांट देते हैं। उस शाम माधवी अपने पिता अर्जुन से बोली, पिताजी आपसे एक बात पूछूं? कहीं आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? भला मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? पिताजी, खेतों के पास जो एक पुराना सा मकान बना हुआ है, उसकी सीढ़ियों पर मुझे हमेशा एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो मुझे और मेरी सहेली को स्कूल से आते और जाते हुए देखती रहती है। गांव के लोग उस औरत से इतना डरते क्यों हैं? माधवी की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो माधवी, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी उस घर के पास मत रुकना और ना ही कभी उस औरत से बात करना। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? मैंने तो कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी देखे हैं। मुझे तो उस पर बड़ी दया आती है। उसके आंसुओं पर मत जाना। वो खंडहर चक्रमणि वंशजों का है। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है। अगर स्कूल जाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं कभी भी तुम्हें उस रास्ते से जाने नहीं देता। चक्रपाणी वंशज? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। कहते हैं कि बहुत सालों पहले उस घर में एक डायन रहा करती थी, जिसका नाम चक्रमणि था। जो औरत तुम्हें सीढ़ियों के पास बैठी हुई दिखाई देती है, वो उसी चक्रमणि वंशज की है। ये डायन खूनी प्रेत आत्माओं से शारीरिक संबंध बनाती है। इनके यहाँ पुत्र नहीं होता, केवल पुत्रियां होती हैं, और वो भी डायन ही होती है। जवान होने तक वो किसी भी इंसान को नजर नहीं आती, और जवान होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को मार के खा जाती है। माधवी अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गई, मगर सच तो ये था कि माधवी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। अगले दिन माधवी की दोस्त अंजू की शहर में रहने वाली चाची का अचानक देहांत हो गया। जाने से पहले अंजू माधवी के घर पर आई। मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊंगी माधवी। मैं माँ और बाबूजी के साथ शहर जा रही हूँ। मेरी चाची का देहांत हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या मुझे कुछ दिनों तक अकेले स्कूल जाना पड़ेगा? मजबूरी है माधवी, लेकिन मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है। पर मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ये बताने के लिए, तुम गलती से भी उस औरत से बात मत कर लेना। अच्छा, तो तुम यही कहने के लिए मेरे पास आई थी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस औरत से बात किए बगैर मानोगी नहीं। माधवी, एक बात याद रखना, हमारे माता पिता अगर किसी काम के लिए हमें मना करते हैं ना, तो उसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है। अगले दिन माधवी अकेले स्कूल जाने लगी। स्कूल जाते हुए उसकी नजर जब उस मकान की सीढ़ियों पर पड़ी, जो कि आज खाली थी। अजीब बात है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सीढ़ियों पर वो औरत दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बेचारी सही भी होगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार हो गई हो। मैंने तो सुना है कि वो अकेली ही रहती है। माधवी ने अपनी साइकिल ठीक उस घर की सीढ़ियों के सामने रोक दी और
और वो इधर उधर देखने लगी। तभी माधवी के कानों में अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज टकराई। वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने जब पलट कर देखा तो सामने एक लड़की उसकी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल खुले हुए थे। सुप्रिया उसकी ओर घूरने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो? इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन है आप? मेरा नाम कामिनी है। मैं इसी घर में रहती हूँ। लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मुझे तो यहाँ पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो आज दिखाई नहीं दी। तुम जिस औरत की बात कर रही हो ना, वो औरत मेरी माँ है। कुछ दिन के लिए वो बाहर गई हैं। तभी अचानक माधवी को कुछ याद आया। वैसे आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? माधवी कामिनी से कुछ और पूछती कि तभी कामिनी चहकती हुई बोली, सुनो, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर थोड़ी दूर घुमा सकती हो? हाँ, लेकिन मैं स्कूल जा रही हूँ। अगर मैं स्कूल में लेट हो गई तो टीचर से डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम मुझे थोड़ी दूर आगे तक छोड़ देना, मैं वहाँ से पैदल आ जाऊंगी। उसकी मासूमियत माधवी को बहुत पसंद आई। माधवी ने उसे बैठा लिया और उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। माधवी रोज स्कूल जाते वक्त कामिनी को अपनी साइकिल के आगे बैठा लेती। कामिनी साइकिल पर कुछ ही देर बैठती थी और एक घने पेड़ के पास इशारा करके उतर जाती। माधवी कामिनी को अपने स्कूल में ले जाकर अपने स्कूल की सहेलियों से मिलवाना चाहती थी, मगर कामिनी उस घने पेड़ से आगे कभी नहीं जाती थी। स्कूल से आते वक्त कामिनी माधवी को उस पेड़ के पास मिल जाती। कभी कभी मुझे लगता है कामिनी कि तुम सुबह से इसी पेड़ के पास बैठी रहती हो, घर वापस ही नहीं जाती। तुम इसी घने पेड़ के पास मिलती हो जहाँ मैं तुम्हें सुबह छोड़ती हूँ। एक दिन की बात है, स्कूल से वापस लौटते वक्त माधवी कामिनी को लेकर उसके घर के नजदीक पहुंची ही थी कि तभी जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए कामिनी उसे अपने घर के अंदर ले गई। घर में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी, मगर उस घर में कामिनी के और मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं था। घर में बसे उस सन्नाटे को महसूस कर माधवी ने कामिनी से कहा, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता क्या? रात में कोई चोर और घुस आया तो? नहीं, मुझे सन्नाटे से ज्यादा आबादी से डर लगता है। और वैसे भी इस वीराने में भला चोर को आकर मिलेगा क्या? एग्जाम शुरू होने से पहले अंजू ठीक होकर घर लौट आई। अंजू के आने पर माधवी बहुत खुश थी। स्कूल जाते समय माधवी ने अंजू को कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। माधवी ने साइकिल उस घर के सामने रोक दी। क्या हुआ माधवी? तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें उस औरत की बेटी यहीं पर मिलती है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा और इस मकान पर भी ताला लटक रहा है। माधवी चुपचाप खामोश मुंह लटकाए अंजू के साथ स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय अचानक माधवी की नजर उसी घने पेड़ पर पड़ी। कामिनी उसी घने पेड़ के नीचे खड़ी हुई माधवी को घूर रही थी। यही मेरी दोस्त कामिनी है। कामिनी अंजू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सा क्रोध झलकता हुआ दिखा और इस बात को अंजू अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। कामिनी ने अजीब अंदाज में माधवी की ओर देखकर कहा, क्या तुम मुझे घर तक नहीं छोड़ोगी? माधवी ने कामिनी को अपनी साई बैठा लिया। कुछ ही देर में कामिनी का घर आ गया और कामिनी साइकिल से उतरकर चुपचाप घर चली गई। तभी अचानक जोरों से बारिश हुई। बारिश के रुकने तक हम दोनों कामिनी के घर पर रुक जाते हैं, वरना हम दोनों भीगकर बीमार पड़ जाएंगे और एग्जाम सर पर है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है माधवी, मैं नहीं जाऊंगी। कामिनी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। माधवी अंजू घर के अंदर घुस गई, मगर जैसे ही अंजू ने घर के अंदर प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर भय से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अंदर से उजाड़ और वीरान मकान था, जहां पर बड़े बड़े मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। घर में अंधेरे का साम्राज्य था। तू तो बोल रही थी कि ये घर अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंजू, लेकिन मेरी बात का यकीन कर, मैं सही बोल रही थी।
यहाँ से निकलते हैं माधवी। मुझे बाहर ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। और तेरी दोस्त कामिनी, वो कहाँ गायब हो गई? मेरी भी दहशत के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तो यहाँ पर खड़े होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। माधवी ने भागने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक अंजू की चीख उसके कानों में टकराई। माधवी ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसके शरीर में डर की लहरें दौड़ने लगी और अंजू के दिमाग में सन्नाटे आने लगे। उसने देखा कि कामिनी खड़ी हुई है, उन दोनों को घूर रही थी। उसका चेहरा चांदी की तरह सफेद था और उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। उसके हाथ के लंबे नाखून धरती को स्पर्श कर रहे थे और बाल पीछे तक फैले हुए थे। कामिनी भारी आवाज में बोली, तुम्हारी इस दोस्त की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। सोचा था तुम्हारे रक्त में अपना रक्त मिलाकर मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगी, मगर चक्रपाणी डायनो की वंशज सिर्फ एक से ही मित्रता करती है। यदि उनके मित्र की कोई और मित्र हो तो दोनों की मौत निश्चित है। मतलब तुम्हारी और इस लड़की की। कौन हो तुम? सारी दुनिया जानती है कि इस खंडहर में चक्रपाणी की वंशज ही वास करती है। तो क्या तुमने अपनी माँ को मारकर खा लिया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यही नियति है। एक दिन मेरी संतान भी मुझे मारकर खा जाएगी। तभी उस खंडहर की छत से कामिनी की माँ की भयानक लाश नीचे गिर पड़ी। माधवी चीखते हुए अंजू से बोली, पिताजी सही थे अंजू, ये एक डायन है, चक्रपाणी डायन। इनके यहाँ यही परंपरा है। ये डायने अपनी ही माँ को खा जाती है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। तभी एक ही झटके में वो डायन ने अपने नाखून अंजू की गर्दन पर चला दिए। अंजू एक चीख के साथ तड़पती हुई वहीं पर शांत हो गई, लेकिन माधवी बहुत तीव्र फुर्ती से दरवाजे से बाहर निकल गई। भागते हुए उसके कदम जब तक नहीं रुके तब तक उसका घर नहीं आ गया। अगले दिन उसे पता लगा कि अंजू इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस को उसकी लाश उसी वीरान मकान में पड़ी हुई मिली।